लेट्स बिगिन द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज इन प्लांट्स। अब एनिमल ह्यूमन बींग्स में हमने देख लिया था कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन प्लांट्स वाटर, डिजॉल्व फूड एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी वाटर भी होता है ट्रांसपोर्ट रूट से, फूड भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं सॉइल से। तो कैसे होते हैं? दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नोन एज वस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या कहा जाता है? वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या कहा जाता है? वस्कुलर सिस्टम। लेट अस लर्न अबाउट द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि कौन सी चीजें होती हैं जो इन्वॉल्व रहती हैं वस्कुलर सिस्टम में। ऐसा क्या होता है जो प्लांट्स के अंदर सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, फूड वो ट्रांसफर होता है पूरे प्लांट में। जैसे कि फर्स्ट है अब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट एंड मिनरल्स। कैसे प्लांट और मिनरल्स में, प्लांट्स और वाटर और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के अंदर। The root hairs are tiny outgrowth from the roots which help the plant to absorb the water and mineral salts from the soil. अब हमें पता है रूट्स में रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं रूट्स के साथ निकले हुए होते हैं। ठीक है, तो वो रूट हेयर हेल्प करते हैं प्लांट को वाटर अब्सॉर्ब करने में। ठीक है, वाटर और मिनरल सॉल्ट जो सॉइल में प्रेजेंट है उसे अब्सॉर्ब करने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, दिस दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ अब्सॉर्प्शन। वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया जो है वो उसको अब्सॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया अब्सॉर्ब करने में वो हेल्प करते हैं। साथ ही में देखते हैं क्या करते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। और जो सरफेस एरिया है प्लांट का, ठीक है, उसमें अगर वाटर लॉस होता है तो उसे जो उनका सरफेस, प्लांट का सरफेस हो गया लीफ, तो लीफ का जो पार्ट है उससे भी वो लोग क्या करते हैं, वहां पर भी वाटर लॉस जो होता है वो हेल्प करता है। तो वाटर लॉस जो होता है तो उसे कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाटर लॉस को क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन। बेटा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से स्क्रीन विजिबल नहीं है, और इधर से भी यही प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा एडजस्ट करने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वाटर लॉस जो होता है प्लांट्स में उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपिरेशन। इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल दैट फोर्स द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट टू मूव अप इन द प्लांट। अब जो वाटर लॉस होता है, ठीक है, वाटर लॉस के टाइम पर ही जब वो वहां पर क्या होता है, एक सक्शन पुल बता, मतलब इतना जोर से खींचा जाता है वाटर और मिनरल्स को ताकि वो प्लांट के ऊपर तक चले जाए। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप कंटेनिंग वाटर एंड मिनरल थ्रू द जाइलम इज ऑल्सो नोन एज एसेंट ऑफ सैप। अब जाइलम जो होता है वो हेल्प करता है प्लांट के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को जो सॉइल से ले रहे हैं वो ऊपर ले जाने में। ठीक है, जाइलम का काम होता है रूट टू शूट तक ले जाने का काम होता है जाइलम का, किसे? वाटर और मिनरल सॉल्ट्स को। अब वही वाटर और मिनरल सॉल्ट कैसे जाते हैं? वो सक्शन पुल की तरह जाते हैं, मतलब ऊपर से कोई, ऐसा लगता है ऊपर से कोई कुछ खींच रहा है। तो जितने भी वाटर और मिनरल सॉल्ट है वो रूट हेयर्स के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? लीव्स तक पहुंच जाते हैं। और उसको क्या कहा जाता है? जिस एरिया में वो लोग स्टोर्ड रहते हैं उन्हें कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? एसेंट ऑफ सैप उसे कहा जाता है। Another force that allow water to rise in xylem is रूट प्रेशर। और जो जाइलम के अंदर, जो जाइलम जो ट्रांसफर करता है उसके अंदर जो प्रेशर बनता है जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ खींचता है उसे कहा जाता है रूट प्रेशर। ठीक है, क्या कहते हैं उसे? रूट प्रेशर। When the concentration of water outside the root is more, it moves into the root by the osmosis। और अगर बाहर पानी ज्यादा होता है तो क्या होता है? वाटर जो होता है वो रूट्स के अंदर चला जाता है बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन, मतलब बीच में एक दीवार होती, पतली सी थिन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में पार्टिकल्स को मूव करने में हेल्प करती है, तो उसे कहा जाता है ऑस्मोसिस। दिस फर्दर पुशेस द वाटर अप इनटू द स्टेम एंड लीव्स। और फिर ये आगे क्या करता है? वाटर को पुश करता है, ऊपर की तरफ खींचता है, कहाँ तक ले जाने के लिए? स्टेम्स और लीव्स तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जाइलम का काम होता है, मेन चीज क्या है यहाँ पर? रूट प्रेशर और सक्शन पुल की तरह, पुल से ही वाटर और मिनरल्स जाइलम के थ्रू रूट से शूट्स तक पहुंचते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम होते क्या है? Two specialized tissue, xylem and phloem, participate the transport of substances within a plant.
ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, ये जाइलम और फ्लोएम का काम होता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को रूट से शूट्स तक ले जाना, या फूड को रूट्स तक लाना, शूट्स, ठीक है, फूड जो लीव्स में बना हुआ है वो फ्लोएम का काम होता है, वो लेकर आता है रूट्स तक। दे आर प्रेजेंट टुगेदर एज वस्कुलर बंडल, और वो एक साथ रहते हैं, जाइलम और फ्लोएम एक साथ रहते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनता है, वस्कुलर बंडल। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर बंडल क्या होता है, तो क्या बताना है, कॉम्बिनेशन टुगेदर, जब जब साथ में रहते हैं जाइलम और फ्लोएम तो वो बनता है वस्कुलर बंडल। और जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम कितना अलग होता है वो देखें आप, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। The xylem carries water and mineral salt from the root hairs present in the roots to the leaves. अब जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम होता है रूट्स में, तो मतलब रूट जो चीजें कर रही है वही चीजें ट्रांसफर होंगी जाइलम के थ्रू। तो रूट का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल सॉल्ट को अब्सॉर्ब करना, कहाँ से, सॉइल में से, तो वो वहां से अब्सॉर्ब करते हैं रूट हेयर के थ्रू, जाइलम के थ्रू होते हुए वो लीव्स तक पहुंच जाता है। This upward movement of molecule is also known as ascent of sap. ठीक है, ऊपर भी हमने पढ़ा था, ascent of sap कहा जाता है इसे किसे, जब भी वाटर और मिनरल सॉइल से ऊपर की तरफ जाते हैं, लीव्स तक जाते हैं, तो उसे कहा जाता है ascent of sap. ठीक है, next is phloem. The food is transported to other parts such as stem, branches and roots through the phloem. अब phloem कहाँ होता है, ये होता है stem और branches में होता है, जो कि हेल्प करता है फूड को स्टेम और ब्रांचेस से रूट्स तक ले जाने। ठीक है, ऊपर से नीचे लाने में फ्लोएम का काम होता है और नीचे से ऊपर ले जाने में जाइलम का काम होता है। The phloem consists of long tube-like structure arranged through the roots, stems and leaves. ये होता roots तक भी है, ठीक है, तभी तो roots तक पहुंचता है सामान, तो ये साथ में ही होते हैं जाइलम और फ्लोएम। इनका काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल को नीचे से ऊपर ले जाना, फ्लोएम का काम होता है फूड जो प्रिपेयर करा है लीव्स ने उसको स्टेम ब्रांचेस के थ्रू रूट्स तक लाना। The phloem consists of long tube-like structure arranged through the roots, stems and leaves. The movement of material is sideward, downward and in the upward direction is known as translocation. ठीक है, अब इसमें मूवमेंट, क्योंकि ब्रांचेस साइड में भी होती है, ठीक है, तो साइडवाइज भी मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड भी होता है, नीचे भी जाता है, और अपवर्ड भी होता है, मतलब जो जाइलम ले जाता है ना ऊपर, तो ये सारे मूवमेंट को क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। मतलब कि फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस, हर तरफ सब्सटेंसेस को पहुंचाना, फूड को हर तरफ पहुंचाना। ठीक है, और जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को रूट से शूट्स तक पहुंचाना। क्लियर है इतना, जाइलम एंड फ्लोएम? देन गिव थम्स अप। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं आपको, आप इसे समझ सकते हैं, इजी होते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर, अगर आपको देखना है कि जाइलम ट्रांसफर करता है वाटर का, तो सिंपल सी चीज है, एक छोटा सा प्लांट ले रूट के साथ वाला, ठीक है, पानी के अंदर उसको डाल दें और साथ में उसमें रेड इंक भी डाल दें, रेड कलर डाल दें, तो जैसे ही ट्रांसफर होगा ना, तो प्लांट की जो ब्रांचेस है वहां पर भी रेड कलर आपको दिखना, पतला प्लांट लेना आप, ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप जैसे ही उसका पार्ट को कट करेंगे ना, तो वहां पर रेड कलर भी आपको दिख जाएगा, तो जहां पर रेड कलर दिख रहा है मतलब वहां पर जाइलम प्रेजेंट है, और आप उसको और पतला करके माइक्रोस्कोप में भी देख सकते हैं। हम स्कूल अगर स्टार्ट होते तो हम ये जरूर कर सकते, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, आराम से हो सकता है। उसके बाद दिया है टू डेमोन्स्ट्रेट फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स मटेरियल इन फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, पॉटेड प्लांट लेना है जिसकी थिक स्टेम, ठीक है, एंड ब्लेड और नाइफ, ठीक है, और ब्लेड या नाइफ चाहिए उसको कट करने के लिए। अब क्या दिया है इसके अंदर देख लेते हैं हम। केयरफुली रिमूव द बार्क अराउंड द स्टेम दैट इज अराउंड 5 इंचेस यूजिंग अ ब्लेड और नाइफ, बाहर का जो स्ट्रक्चर है, बार्क जो है उसको कट कर देना है। लीव द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर अबाउट 10 days व्हाइल वाटरिंग द प्लांट रेगुलरली, प्लांट को रेगुलरली आप वाटर करते रहे, उसको सिर्फ छोड़ दें 10 दिन तक। ऑब्जर्व द कट पोर्शन ऑफ द स्टेम आफ्टर 10 days, 10 दिनों के बाद अगर आप देखेंगे तो जो अपर वाला पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट होगा ना प्लांट का, वहां पर वो स्वेलिंग हो जाएगी, मतलब फूल जाएगा, मतलब क्या होगा कि फूड जो होता है वो ट्रांसफर हो रहा था। तो द स्वेलिंग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फूड एज द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड आर ब्लॉक्ड। अब नीचे तो जा नहीं पा रहा है फूड क्योंकि हमने उसको कट कर दिया है, तो
ऊपर ऊपर ये फूड रह रहा है, इस वजह से वहीं पर वो एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो लीव्स मतलब जो फ्लोएम का काम है वो फूड को अब ट्रांसफर करना, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन का मतलब पता है ना, वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बॉडी से बाहर जाना। Plants do not have a well-developed excretory system like animal, but they do send out the waste produced in different ways. Plant के अंदर तो कोई excretory organ तो होता नहीं है, but फिर भी वो उनकी बॉडी में जो वेस्ट बनता है उसे वो अलग तरीके से बाहर निकालते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, the gaseous waste such as carbon dioxide and oxygen formed during photosynthesis are sent out through stomata seen in the leaves and lenticels from the stems. अब जो वेस्ट, जो गैशियस वेस्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के टाइम पर बनी है और ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस टाइम पर बनी है, उनके लिए तो वेस्ट है, हमारे लिए हम काम की ना, प्लांट के लिए तो वेस्ट प्रोडक्ट है। तो वो थ्रू स्टोमेटा बाहर निकल जाते हैं। अगर लीव्स में से बाहर निकल रहे हैं तो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल रहे होगा, स्टेम से बाहर निकलेंगे तो लेंटिकल्स के थ्रू वो बाहर निकल जाते हैं। ट्रांसपिरेशन रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट, और जब ज्यादा पानी में रहता है तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो भी वेस्ट ही है वो एक तरह से, तो वो भी पानी होता है ना। सर्दियों में आपको नजर आता है फ्लावर्स या लीव्स होते हैं उनके ऊपर ड्रॉपलेट्स होती है, ठीक है, या शाम के टाइम पे आप देखो तो ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं तो प्लांट्स के ऊपर, तो वो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर, एक्सेस वाटर जो है वो प्लांट ने बाहर किया, रिमूव किया। Excess salt present in soil or in the water are excreted and get deposited in plants as crystals. अब ज्यादा सॉल्ट रहता है या ज्यादा सॉल्ट अगर प्रेजेंट रहता है सॉइल के अंदर या ज्यादा पानी रहता है तो वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, प्लांट के ऊपर ही क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाते हैं वो, और वो क्या होता है वहां पर फॉर्म हो जाते हैं वो, और वो एज अ वेस्ट बाहर निकल जाता है, ठीक है। Many older plants get rid of their waste in the form of gums, resins and latex. अब कुछ प्लांट्स देखेंगे आप किसी के ऊपर गोंद जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है, गोंद निकलता है, बहुत सारे प्लांट का गोंद तो खाया भी जाता है, गम्स निकल जाते हैं, रेजिन्स निकल जाते हैं, मतलब कि कुछ पार्ट निकल जाता है प्लांट का, या फिर लेटेक्स मतलब कि चिपचिपा सा एक स्ट्रक्चर निकल जाता है। दिस सब्सटेंस आर यूज्ड टू अस एज एडहेसिव, वर्निशिंग, रबर एंड पेंट्स। अब वो जो सब्सटेंस होते हैं उनको भी हमने काम है, मतलब प्लांट का कोई भी चीज हम छोड़ते नहीं, पूरा प्लांट ट्रीट करते हैं, साथ में उसके वेस्ट प्रोडक्ट को भी हम यूज कर लेते हैं चिपकाने के लिए। एडहेसिव मतलब चिपकाना होता है, वार्निशिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा शाइन देना, रबर बन जाता है, लेटेक्स निकलता है तो रबर बन जाता है उससे, और पेंट्स भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, इसके अंदर सभी चीजें आपको बताई गई है, एक्सक्रीशन हर प्लांट का, एनिमल का, दोनों बता दिया, ह्यूमन बींग्स का बता दिया, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर पूरा, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया।